एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? और आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस पहले बता देता हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें क्वेश्चंस तो इजी होते हैं बट वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। और यूपीएससी में जो क्वेश्चन का पैटर्न देखा गया वो ये है कि क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं आते हैं, बट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं डाइवर्स टॉपिक से। तो हो सकता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम डिस्कस कर लेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले आप मुझे चैट सेक्शन पे कंफर्म कर दीजिए कि माय वॉइस एंड एज वेल एज दी वीडियो क्वालिटी इज़ एब्सोल्युटली फाइन। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? चलो भाई, शुरू करते हैं आज की क्लास के साथ, जो कि है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में। और आपका काम ये होगा कि हर क्वेश्चन में आपको खुद से कोशिश करनी है कि आंसर क्या है, ये पता करने की कोशिश करनी है। फिर मार्क्स भी कैलकुलेट करने हैं कि एट द एंड ऑफ द वीडियो आज हम 15 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट। कितने मार्क्स आपने स्कोर किए हैं ये मुझे लास्ट में कमेंट सेक्शन पे बता दीजिएगा कि कितना आप स्कोर कर पाए हो, ठीक है? चलो भाई, तो अगर आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑलरेडी पढ़ लिया है टॉपिक, तो आपको आज इवेल्युएट हो जाएगा आपकी परफॉर्मेंस कि कितने मार्क्स आप लाते हो। और अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आपने अभी तक टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आज वो डिस्कशन भी हो जाएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आज हम अंडरलाइन कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ कि अगर आप लोगों को हिंदी नहीं आती है, जो मैं बोल रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हिंदी बिल्कुल नहीं आती है, तो आप वीडियो बंद करके जा सकते हैं, क्योंकि मैं डिलीवरी लेक्चर की हिंदी में ही कर रहा हूँ अभी, ठीक है? तो अगर आपको हिंदी नहीं आती तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाँ, हिंदी अगर समझ में आती है तो ही वीडियो को आगे कंटिन्यू करना, ठीक है? चलो भाई, शुरू करते हैं। और ये हमारी कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक है, ये आपको फ्रीली अवेलेबल कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इसमें ईपीएफओ से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी, विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम पैटर्न, फ्री रिसोर्सेज एंड PYQs विद ऑल द एक्सप्लेनेशन, एवरीथिंग यू विल गेट इन वन प्लेस। और ये फ्रीली अवेलेबल है आपके पास, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है भाई? चलो, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन दैट सेज which accounting standard deals with the preparation of cash flow statement। और मैं चार्ट सेक्शन भी देखता जाऊंगा, तो परेशान मत होना, आप लोग जब आंसर करोगे सारे आंसर मुझे मिल जाएंगे, ठीक है? which accounting standard deals with the preparation of cash flow statement। पहला है AS1, B option is AS3, C option is AS5, D option is AS7, then we have is none of the above। आपके चार ही ऑप्शन होंगे, ई ऑप्शन आप काट सकते हो। तो चार ही ऑप्शन कंसिडर करना जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो आंसर इसका क्या होगा? AS1 है कि AS3 है कि AS5 है कि AS7 है? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका AS3 बताता है। और मुझे आंसर फिलहाल अभी तक नहीं मिला है। कोई बात नहीं, अगर आपको ये नहीं आता था, बट आप इसको याद कर लो कि AS3 टॉक्स अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है भाई? अब शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बट उसके पहले मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक बेसिक बता देता हूँ कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। ये एक स्टेटमेंट है जिसमें कि कंपनीज के जितने भी आउटफ्लो होते हैं कैश से रिलेटेड, मतलब जो कैश आपने पेमेंट किया है, कंपनी जो भी कैश पेमेंट कर रही है उन सब का रिकॉर्ड आप करते हो। और जो भी कैश इनफ्लो हो रहा है, जो भी रिसीट आपको मिल रही है कैश की, उन सब की भी रिकॉर्डिंग करते हो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है? इनफ्लोज भी होते हैं, आउटफ्लोज भी होते हैं कैश के, ठीक है भाई? Second question in front of your screen that says, in preparation of cash flow statement, which of the following would be an example of cash equivalent। देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारे पास एक कैश होता है एंड कैश इक्विवेलेंट होता है, ठीक है? और इनके ही इनफ्लो और आउटफ्लो को हम रिकॉर्ड करते हैं। बट क्वेश्चन में स्पेसिफिकली देखो पूछा गया है कौन सा एग्जाम्पल है कैश इक्विवेलेंट के। कैश का एग्जाम्पल नहीं पूछा है, क्या पूछा है? कैश इक्विवेलेंट का एग्जाम्पल पूछा है। तो पहले मैं आपको कैश और कैश इक्विवेलेंट का मतलब बता देता हूँ ब्रीफली, फिर हम ऑप्शंस पढ़ेंगे। कैश में क्या आता है? जो कैश इन हैंड है आपके पास वो तो कैश में आएगा ही आएगा। इसके अलावा कैश में आपके पास वो भी आता है जो आपके डिमांड डिपॉजिट होते हैं। डिमांड डिपॉजिट मतलब जो आपके बैंक में सेविंग अकाउंट में आपने रुपए जमा किए हैं, या करंट अकाउंट में जो आपने रुपए
रखे हुए हैं वो सारे के सारे कैश में ही आएंगे। क्यों? क्योंकि वो डिमांड डिपॉजिट है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब ये होता है आप जब चाहे उन रुपए को निकाल सकते हैं बैंक से, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है टाइम पीरियड की, तो इसलिए उसको हम कैश बोलते हैं। बात समझ में आ गई? कैश इक्विवेलेंट क्या है? कैश इक्विवेलेंट, अच्छा मुझे आंसर भी मिला है क्वेश्चन मार्क के साथ, मैं बताता हूँ अभी सही है कि नहीं है, पहले सुन लो। कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? कैश इक्विवेलेंट में वो सारे के सारे आइटम्स आते हैं जिनको आप कैश में क्विकली कन्वर्ट कर सकते हो विद इन 3 मंथ्स, वो कैश इक्विवेलेंट में आएंगे। अब आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द एग्जांपल ऑफ कैश इक्विवेलेंट। ए ऑप्शन सेज एक्विजिशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जस्ट बिफोर देयर स्पेसिफाइड रिडेम्पशन डेट। रिडेम्पशन डेट के पहले ही आपने प्रेफरेंस शेयर का एक्विजिशन किया है, मतलब अब उसको आप, ये मैच्योरिटी डेट आने वाली है और इसको बेच के आप वापस से रुपए ले लोगे। और प्रेफरेंस शेयर्स जनरली आपको उसी में मैच्योर हो जाते हैं जिस वैल्यू में आपने खरीदा होता है, और इंटरेस्ट आपको पहले ही मिल गया होता है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे कोई अमाउंट का भी रिस्क नहीं है जो आपको वापस मिलने वाला है, और हाँ तुरंत के तुरंत आप इसको, ये मैच्योरिटी डेट आने वाली है, आप इसको वापस करके रुपए आपको मिल जाएंगे, तो ये कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन में आएगा। ए तो बिल्कुल सही है। और देखो क्या लिखा हुआ है, बैंक डिपॉजिट विद अल्ट्रा शॉर्ट मैच्योरिटी डेट, विद अल्ट्रा शॉर्ट मैच्योरिटी पीरियड, तो ये भी सही है, ये भी कैश इक्विवेलेंट में आएगा क्योंकि विद इन 3 मंथ्स आप इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, अल्ट्रा शॉर्ट पीरियड लिखा हुआ है ना इसलिए। फिर लिखा है डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स। अब देखो डिमांड डिपॉजिट तो कैश में आता है, कैश इक्विवेलेंट में नहीं आता है, मैंने आपको ऊपर ही बताया था ना, तो ये आंसर नहीं है। तो डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और मैं देख सकता हूँ कि आंसर सही है, वेरी गुड। तो ऑप्शन डी ही सही है, ऑप्शन नंबर बोथ ए एंड बी आर करेक्ट है। तो क्या याद रखोगे इसमें आप? कैश की डेफिनेशन याद रखोगे, कैश में क्या आता है? कैश इन हैंड, और डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स आता है। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। और कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है? कैश इक्विवेलेंट में आपका आता है वो हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, जो आप तुरंत कन्वर्ट कर सकते हो कैश में। लेकिन ये ध्यान रखना कि ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं होने चाहिए जिसमें कि सिग्निफिकेंट रिस्क हो वैल्यू के चेंज होने का। मतलब आपने इक्विटी शेयर खरीदा है मान लो, अब इक्विटी शेयर तो आप तुरंत बेच के सेकेंडरी मार्केट में पैसा ले सकते हो, बट उसमें रिस्क है कि वैल्यू आपको कितना मिलेगा, या आपको कितने बेच के रुपए मिलेंगे ये पता नहीं है, फिक्स नहीं है, तो वो आपका कैश इक्विवेलेंट में नहीं आएगा। तो वही शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट आएंगे कैश इक्विवेलेंट में जिसमें रिस्क नहीं है वैल्यू चेंज होने का। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब आपको निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो इसके पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि जब हम कैश फ्लो करते हैं हमारे पास 3 तरह की एक्टिविटी होती है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एक होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और एक होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और एक होती है भाई हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। और ये तीनों एक्टिविटी क्या क्या होती हैं इसके बारे में भी एक बार ब्रीफली सुन लो। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारा रेगुलर बिजनेस है, जैसे कि मान लो हम पेन बना के बेचते हैं फॉर एग्जांपल, तो पेन से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं, बनाने से रिलेटेड जो भी ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं, ये सारे ऑपरेशन है, नॉर्मल बिजनेस का पार्ट है। तो ये सारे एक्सपेंसेस जो हम करेंगे, कैश में पेमेंट करेंगे, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। और इस पेन को बेच के जो भी हम पैसा हमको मिलेगा, जो भी रुपये हमको मिलेंगे, वो भी हमारा कैश इनफ्लो आएगा फ्रॉम दी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर है भाई इतना? ठीक है। अब हमारे पास आया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आएगा? जैसे आपने अगर मान लो मशीन खरीद ली, कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट किया, मशीन आपने खरीदी, तो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो सारी की सारी चीज़ें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। अच्छा आपने मशीन खरीदी, वो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा क्योंकि वो आउटफ्लो है। इस मशीन को आप बेच भी दोगे तो भी आपको जो इनफ्लो होगा वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से ही आएगा। ठीक है भाई। अब आते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होता है? फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे आप अपना पैसा रेज कर रहे हो, जिससे अपना फंड रेज कर रहे हो, रुपए रेज कर रहे हो। जैसे आपने लोन लिया, लोन बोरो किया, तो आपकी ये फाइनेंशियल एक्टिविटी है। आपकी कंपनी है, हमारी कंपनी है, हमने शेयर्स इशू किए, वो भी शेयर्स इशू करके हमको पैसे मिलेंगे, तो वो भी हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है। तो ये 3 तरह की एक्टिविटी होती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपको बताना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो बड़ा आसान होता है, जो भी इनफ्लो है उसको प्लस करते जाओगे, जो भी आउटफ्लो है, जो पैसे आप दे रहे हो उसको माइनस करोगे। तो देखो कितनी रिसीट मिली है आपको। कैश रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज इज 5 लाख। तो सिंपली पहले प्लस 5 लाख कर लो आप, भाई ये तो इनफ्लो है आपका, हाँ तो 5 लाख को प्लस कर लो। प्लस कैश पेमेंट टू सप्लायर्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ये तो आपने पेमेंट की है, ये माइनस में जाएगा। और कुछ प्लस है तो देख लो, नहीं, और ये भी कैश पेमेंट है 0.5 लाख की, तो ये भी माइनस में जाएगा।
फिर है कैश रिसीट फ्रॉम द सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट को बेच के जो पैसा मिला है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है ही नहीं, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो ये भी इंक्लूड नहीं रहेगा। तो बाकी सारे आइटम माइनस में है हमारे 2 और फिर साथ में 0.5, तो मतलब टोटल हो गया 2.5 लाख माइनस करोगे 5 लाख में से, तो आंसर आ जाएगा 2.5 लाख। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, इजी है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऑल ऑफ द फॉलोइंग वुड बी शोन एज अ पार्ट ऑफ द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आप से पूछा गया है कि ये सारे के सारे जो ऑप्शंस आपके पास हैं इनमें सारे के सारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के पार्ट हैं एक्सेप्ट वन। ठीक है, एक्सेप्ट वन ऑप्शन, तो वो आपको पहचानना है कि कौन सा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। ये ऑप्शन क्या कह रहा है, कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इशूइंग शेयर्स और अदर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। तो अगर आप इक्विटी शेयर्स को इशू करते हो या प्रेफरेंस किसी भी शेयर्स को इशू करते हो, आपको फंडिंग कर रहे हो, पैसा बढ़ा रहे हो, अपना फंडिंग आप रेस कर रहे हो, तो ये तो भाई फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, तो ये आंसर नहीं है क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। कैश रीपेमेंट्स ऑफ अमाउंट बोरोड, अगेन आपने जब बोरो किया था तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट था, जब आप रीपे करोगे तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट आएगा, ये भी आंसर नहीं है। फिर एक कैश प्रोसीड फ्रॉम इशूइंग डिबेंचर्स, डिबेंचर भी लोन होता है एक तरह का, आप पब्लिक से लोन उठा रहे हो, तो ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इसके बाद आता है डी ऑप्शन, कैश रिसीट्स फ्रॉम सेल्स ऑफ इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ अदर एंटिटीज। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कंपनी ने, हमारी कंपनी है जिसका हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, उसने किसी और कंपनी का इक्विटी शेयर या डेट इंस्ट्रूमेंट खरीदा होगा, तो वो आता है इन्वेस्टमेंट में। जब आप किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है वो, अब उसको आप बेच रहे हो इन्वेस्टमेंट को, तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी, तो ये फाइनेंसिंग का पार्ट नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर भाई डी। बात समझ में आ गई? ओके, तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। ये भी आपको आंसर करना है। नेट प्रॉफिट, देखो इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, यहाँ पे हम उल्टा लेके चलते हैं। पहले जो हमने पढ़ा था जब हम कैश फ्लो निकाल रहे थे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, तो हम कैसे निकाल रहे थे, जो भी इनफ्लो हो रहा था उसको प्लस कर रहे थे, जो बाहर पैसा जा रहा था उसको माइनस कर रहे थे ना, यही तो कर रहे थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ आप नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हो। तो नेट प्रॉफिट से जब आप स्टार्ट करोगे तो ऑलरेडी इसमें इनफ्लो और आउटफ्लो एडजस्टेड हैं आपके, लेकिन साथ ही साथ आपके कुछ नॉन कैश आइटम्स हैं वो भी नेट प्रॉफिट में एडजस्टेड हैं। जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं वो भी नेट प्रॉफिट को निकालते टाइम पे आपने एंट्री की होगी उसकी। अरे पीएल अकाउंट बनाना आता है ना, ठीक है भाई, तो पीएल अकाउंट जब बनाते हो तो इसी से नेट प्रॉफिट आपका निकलता है। तो जो नेट प्रॉफिट निकाला था आपने, इसमें बहुत सारी एंट्रीज ऑलरेडी आपने कर दी हैं, जो कैश में नहीं थी वो भी कर दी हैं भाई। नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं वो भी आपने माइनस कर दिए होंगे ना, नॉन कैश एक्सपेंस माइनस आपने। और जो नॉन कैश इनकम्स हैं वो भी प्लस कर दी होंगी आपने, क्योंकि ये तो अक्रूवल बेसिस पे बनता है ना नेट प्रॉफिट, लेकिन आपको बनाना है भाई कैश फ्लो। तो यहाँ से जो आपका नेट प्रॉफिट आया है इससे आप ऊपर लेके चलोगे अपना अमाउंट, ऊपर मतलब जो आपने नॉन कैश एडजस्टमेंट की हैं उनको हटाओगे। अगर कोई डेप्रिसिएशन का अमाउंट है जो कि आपने एक्सपेंस में ऐड किया था नेट प्रॉफिट निकालते टाइम पे, आपने एक्सपेंस में जोड़ा होगा ना, इसको एक्सपेंस वाले में इसको आपने रखा होगा, तभी तो आपका नेट प्रॉफिट कम आ गया है भाई। अगर एक्सपेंस बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट कम आ गया ना, लेकिन ये था नॉन कैश एक्सपेंस। और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते टाइम पे आपको नॉन कैश एक्सपेंसेस को कंसीडर नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो आप प्रॉफिट को बढ़ा दोगे अपने इस डेप्रिसिएशन अमाउंट से। तो नेट प्रॉफिट आपका क्या है, 23,000 है। डेप्रिसिएशन दे रखा है क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंस था, इसको वापस से प्लस करो आप, 4,000 हो जाएगा, क्योंकि आपको कैश फ्लो निकालना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। फिर बोल रहा है लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। अब ये लॉस था तो ये भी आपने, इसको भी आपने एक्सपेंसेस में ऐड किया होगा, और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट तो है ही नहीं, तो इसको भी भाई प्लस कर दो 2,000 को, जो आपका आंसर आएगा 23 + 4 + 2 आएगा, जो कि होगा 29,000। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। जरा मैं चैट सेक्शन चेक करता हूँ किसी ने आंसर दिया है कि नहीं। अरे भाई सबके सब जो है, क्या हो गया भाई, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तो था भी नहीं। पढ़ाई लिखाई करो भाई एग्जाम में, ये सब कैश फ्लो तो पढ़ ही लिया है हमने, ठीक है। चलो अगर नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ो भाई चैप्टर को, आंसर होगा 29,000, ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन नाउ यू हैव टू कैलकुलेट नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब आपको बताना है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कितना नेट कैश यूज हुआ है। देखो एक पहले इसका बेसिक समझो। बेसिक ये है
कि आपके पास जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड, मतलब शुरुआत में आपके पास 35,000 रुपीज़ हैं, ठीक है, देखो लिखा हुआ है। अब इस साल भर में आपने जो भी कैश कमाए होंगे या कैश गवाए होंगे अलग अलग एक्टिविटीज से, उनका आप एडजस्टमेंट करोगे तो कैश एट द एंड ऑफ द पीरियड आ जाएगा, जो कि दे रखा है 2,12,000। बात समझ में आती है? कैश स्टार्टिंग में कितना था और इस साल कितना खर्चा वगैरह किया आपने या कितना कमाया है, उसकी एडजस्टमेंट करोगे तो कैश हाथ में आपके कितना बचा है एट द एंड ऑफ द ईयर वो पता चल जाएगा। तो ये भी दे रखा है आपको एट द एंड ऑफ द ईयर, और एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर भी दे रखा है। अब हमारे पास डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, उसके भी अमाउंट दे रखे हैं। कह रहा है कि नेट कैश जनरेट जो आपने किया है, जनरेट मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपको पैसा मिला है। जनरेशन का मतलब क्या होता है? आपको पैसा आया है। इनफ्लोज ज़्यादा हैं आउटफ्लोज से, ठीक है भाई। तो इनफ्लो अगर ज़्यादा है तो भाई प्लस कर दो उसको, 35,000 था ना हमारा ओपनिंग, तो ओपनिंग में आप प्लस कर दोगे 3,09,000, ठीक, क्योंकि जनरेट किया है पैसा आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, सामान वामान बेच के जनरेट कर रखा है। फिर कह रहा है सेकंड में, कह रहा है नेट कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जनरेट नहीं कह रहा है, कह रहा है यूज कर रखा है आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, आपने पैसा दिया है, आउटफ्लो ज़्यादा है तो यहाँ पैसा गया हुआ है, तो यहाँ करोगे भाई माइनस करोगे 30,000, ठीक है भाई। अब बारी आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको दी नहीं है, वो आपको निकालना है। क्वेश्चन देखो पूछा है कैलकुलेट नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मतलब वो भी आपका पैसा गया होगा, इन्वेस्टिंग में आपका पैसा गया है क्योंकि यूज लिखा हुआ है। इसका मतलब है माइनस एक्स, मान लो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एक्स पैसा लगाया है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, मैथमेटिक्स तो आप लोग को आती होगी, पॉइंट्स भी आपके सिलेबस में है। क्या करोगे? 35,000 प्लस 3,09,000, ठीक है भाई, माइनस 30,000, और ये ट्रांसपोज करोगे इसको इधर, 2,12,000 को इधर कर दोगे तो माइनस 2,12,000 इक्वल्स टू आ जाएगा एक्स। सॉल्व कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा इसका 1,02,000। इसको सॉल्व कर लेना है, ये नॉर्मल मैथमेटिक्स है, ये बच्चों वाली मैथ्स मैं नहीं बताऊंगा अभी कि कैसे प्लस माइनस करते हैं, ये कर लोगे खुद ही, ठीक है भाई। तो ये देखो यहाँ कर भी रखा है 3,09,000, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा 102। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इनकम टैक्स इस साल का 7,000 है, ठीक है भाई, इस साल का इनकम टैक्स 7,000 है, और जो स्टार्टिंग हुई थी ईयर की उसमें भी लाइबिलिटी हमको दिखा रहा है 5,000, मतलब टोटल जो इस साल हमको पेमेंट करना है वो करना है 5,000 प्लस 7,000, मतलब 12,000 हमको पेमेंट करना है इस साल, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में भी कोई लाइबिलिटी दिखा रहा है ना 5,000 जो इस साल पे करनी पड़ेगी, तो 5,000 प्लस 7,000 हमको पेमेंट करनी है इस साल। लेकिन फिर ये बोल रहा है कि इनकम टैक्स लाइबिलिटी एट द एंड ऑफ द ईयर इज ऑल्सो 3,000, मतलब साल के एंड में भी 3,000 आपने पेमेंट नहीं किया है, करना था आपको 12,000, बट आपने 3,000 लास्ट में बचा हुआ दिखा रहा है कि नहीं पे किया, तो जो नहीं पे किया उसको भाई माइनस करो, ये निकालने के लिए कि कितना पे किया इस साल आपने। यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कितना आपने पे किया है साल भर में इस साल, तो भाई आपको पे करना था इस साल का 7,000, पिछले साल का जो पेमेंट आपने नहीं किया था वो भी करना था 5,000, तो ओवरऑल आपको पेमेंट करनी थी 12,000 रुपये की। बात समझ में आती है? 12,000 की पेमेंट करनी थी, बट आपने 3,000 की पेमेंट नहीं की है, क्योंकि लास्ट में देखो बैलेंस बचा हुआ है कि इतनी लाइबिलिटी अभी भी है आपकी जो आपको पे करनी है, तो 3,000 बचे हुए हैं अभी आपके, तो ये आपने पेमेंट नहीं किया है भाई। तो 12,000 करने थे, 3,000 नहीं किए, तो कितने कर दिए होंगे इस साल? भाई 9,000 किए होंगे, माइनस करके देख लो, तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 9,000। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ कैलकुलेशन कर रखी है, बट मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, नेट प्रॉफिट कितना है? 30,000 है आपका, ओके। डेटर से कलेक्शन हो रहा है, डेटर कौन होते हैं भाई? डेटर कौन होते हैं? जिनको आपने सामान बेचा होता है और उनसे आपको पैसा मिलना होता है, उसे बोलते हैं हम डेटर्स, ठीक है भाई। और क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनसे आपने सामान खरीदे होते हैं लेकिन जिनको आपको रुपए बाद में वापस करने होते हैं। तो इस साल जो आपका नेट प्रॉफिट आया है वो 30,000 आया है, लेकिन इसी साल डेटर से आपको जो कलेक्शन हुआ था, वो एक्स्ट्रा जो कलेक्शन हुआ है वो 2,500 का हुआ है, ठीक है। और जो आपने पेमेंट की है अपने क्रेडिटर्स को वो भी दे रखी है 7,500। तो भाई कैश फ्लो बताना है ना आपको, तो नेट प्रॉफिट में तो ये सारी चीज़ें लिखी नहीं गई होंगी कि डेटर से आपको कितना पैसा मिला है, क्रेडिटर्स को आपने कितना दिया है, क्योंकि ये बैलेंस शीट का पार्ट बन जाता है। तो भाई इस अमाउंट को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कैश हमको मिला है और कैश फ्लो में हम सारे के सारे कैश आइटम्स को इंक्लूड करते हैं, सारे के सारे कैश आइटम्स को, ठीक है।
तो नेट प्रॉफिट तो आपका 30,000 है, लेकिन आपको साथ में और पैसा मिला है डेटर से 2500 इस साल, तो भाई उसको भी ऐड करोगे टोटल कैश फ्लो निकालने के लिए। ठीक है भाई, क्योंकि हमको कैश मिला है तो कैश फ्लो में सारे अमाउंट्स रहते हैं। कैश फ्लो बनता है कैश बेसिस में, और अकाउंटिंग होती है नेट प्रॉफिट निकलता है अक्रूवल बेसिस में। अक्रूवल मतलब पैसे मिले हो ना मिले हो, अगर ट्रांजेक्शन हुआ है तो नेट प्रॉफिट में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ये मतलब होता है अक्रूवल बेसिस का, उसकी रिकॉर्डिंग आप कर देते हो। कोई भी ट्रांजेक्शन में अगर कैश मिला हो ना मिला हो उससे मतलब नहीं होता है। अगर सेल हुई है तो एंट्री कर दोगे, परचेज किया है तो एंट्री कर दोगे, भले कैश मिला है नहीं मिला है। लेकिन कैश फ्लो में क्या करते हैं, कैश मिला है तभी लिखोगे, वरना नहीं लिखोगे। तो यहाँ हमको कैश मिला है भाई, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हुआ है, तो भाई लिखोगे कि प्लस में आया है पैसा। अब क्रेडिटर्स को पैसा दिया भी है हमने 7500, तो भाई इसको माइनस भी करोगे। अब ये सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा 30,000। यहाँ आ जाएगा प्लस 2500 माइनस 2500 इज माइनस 5000, तो आंसर आपका आ जाएगा 25,000। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर भाई बी। ठीक है भाई, क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आया क्वेश्चन नंबर 9th। दिस क्वेश्चन से इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। कह रहा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट कौन नहीं है। ठीक है, ऑपरेशन मतलब क्या, जो आपकी रेगुलर एक्टिविटीज होती हैं उसका कौन पार्ट नहीं है। पहला क्वेश्चन है सेटलिंग ऑफ ट्रेड पेबल। देखो ट्रेड पेबल तो आपका पार्ट है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का। देखो यहाँ पे ट्रेड पेबल हमने पे किया था ना पिछले क्वेश्चन में, तो हमने इसका एडजस्टमेंट किया, तो ये तो पार्ट है भाई ऑपरेशन का। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स ये भी पार्ट है भाई, क्यों नहीं पार्ट है भाई, डेटर्स हमको पैसा मिल रहा था तो हमने इसको एडजस्ट किया ना अपने ऑपरेशन में, तो भाई बिल्कुल पार्ट है। कैश फ्लो में इसकी एंट्री होगी फ्रॉम ऑपरेशन से। ठीक है भाई, तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया। डी ऑप्शन कहता है पेमेंट टू सप्लायर ऑफ मशीनरी। अब देखो आपने मशीनरी खरीदी थी, मशीनरी खरीदते हो, कोई भी असेट खरीदते हो, इन्वेस्टमेंट है आपका ये, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है भाई। इसका पार्ट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है, तो ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट नहीं होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ही। ठीक है भाई, डी आंसर हो गया इसका। ओके, अब आते हैं भाई आगे क्वेश्चन नंबर 10th में। क्वेश्चन नंबर 10th कहता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय अ कंपनी एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है भाई, ये फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, मतलब जैसे एनबीएफसीज होती है ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, मुथूट फाइनेंस सुना होगा आपने। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, बैंक नहीं है बट इनका काम फाइनेंशियल सर्विसेज देना ही है। ठीक है, और बैंक भी फाइनेंशियल सर्विसेज में आती हैं। ठीक है, तो जो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज है, मतलब जो ब्रोकरेज हाउस भी होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इनका जनरली इनका काम ये होता है लोन देना और लोन लेना, यही काम होता है। इन्वेस्टमेंट करना अलग अलग जगह पे, यही काम होता है इनका। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इसके बारे में कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय अ कंपनी engaged in providing financial services will be classified as which activity in case of in the cash flow statement। अब बोला ये जो कंपनी है ना फाइनेंशियल सर्विसेज जो देती है, ये डिविडेंड को पे कर रही है। क्या कर रही है, डिविडेंड को पे कर रही है, तो किस एक्टिविटी का पार्ट होगा। अब खुद जरा दिमाग लगाओ। मान लो हमारी कंपनी है, कोई भी फाइनेंशियल कंपनी हम रन करते हैं, मुथूट फाइनेंस हमारा है मान लो फॉर एग्जांपल। अब हम डिविडेंड किसको पे करेंगे भाई, हम डिविडेंड तभी पे करेंगे ना जब हमने अपना शेयर बाहर इशू किया होगा किसी को। और जब हम शेयर्स इशू करते हैं बाहर किसी को, तो हम अपना फंड रेज कर रहे होते हैं, हम कैपिटल जनरेशन करते हैं, फंड रेज करते हैं शेयर्स को इशू करने के बाद, करते टाइम पे। तो हमने शेयर्स इशू किए, हमें हमारा पैसा बढ़ गया। अब जो हमने शेयर्स इशू किए हैं उन शेयर होल्डर्स को हमें डिविडेंड भी देना है। क्या करना है, उनको डिविडेंड देना है, प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा उनके पास भी जाएगा ना, जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो जब हमने शेयर्स इशू किए थे वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट था, क्योंकि पैसा हम रेज कर रहे हैं, तो उसी के बेसिस पे ही तो हम डिविडेंड पे कर रहे हैं। तो जो डिविडेंड पेमेंट करोगे वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होगा। ये मैटर नहीं करेगा कि ये फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है कि नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। अगर आप डिविडेंड पे कर रहे हो तो वो पार्ट होगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही। तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है इसमें। बात समझ में आती है, ठीक है, ओके। अच्छा, अगर आप लोगों ने कैश फ्लो नहीं पढ़ रखा है तो भाई एक बार इसको पढ़ लेना, फिर दोबारा से वीडियो देखना, फिर और अच्छे से आएगा। कुछ लोगों ने पढ़ रखा होगा तो उनको तो सब कुछ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अभी हम एमसीक्यूज कर रहे हैं। अभी मैं आपको अंडरलाइन कॉन्सेप्ट ब्रीफ में बता रहा हूँ, पूरा एक्सप्लेन करने चलूँगा तो 2 घंटे की क्लास यही हो जाएगी ना। इसमें तो हमको 15 एमसीक्यूज खत्म करने हैं, बात को समझना, ठीक है। वैसे तो आ रहा होगा आप लोग को, लेकिन अगर आपने कैश फ्लो पढ़ा ही नहीं है कभी भी, तो एक बार पढ़ के
फिर दोबारा से वीडियो देख सकते हो दोबारा और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब आपको नेट प्रॉफिट निकालना है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के तरीके से ऑन 31 मार्च 2021। तो फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 के लिए आपको निकालना है नेट प्रॉफिट, लेकिन कैश बेसिस पे निकालना है। कैश बेसिस में क्या होता है, आप सिर्फ जो कैश में आपको मिला है या कैश में आपने पेमेंट किया है सिर्फ उसी को कंसीडर करते हो और किसी भी अमाउंट को कंसीडर आप नहीं करते हो भाई। ये मतलब होता है कैश बेसिस का। ठीक है भाई, देखते हैं कौन सा कैश मिल रहा है कौन सा कैश जा रहा है, उनको प्लस माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा। बड़ा इजी सा है। यहाँ बोला आपने सेल की क्रेडिट बेसिस में, मतलब आपने सेल तो की, आपको पैसा नहीं मिल रहा है अभी, बाद में मिलेगा पैसा। तो क्या हम इसको कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में लेंगे? क्या इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में लेंगे? नहीं लेंगे हम, क्योंकि कैश हमारे पास नहीं आ रहा है भाई कैश। लेकिन आपने सैलरी पे की है कैश में 25,000, तो ये तो माइनस हो जाएगा भाई, क्योंकि आपने कैश पेमेंट की है, सैलरी के फॉर्म में कैश पेमेंट किया है। अब आपको एडवांस मिला है अगले साल के लिए, कोई आपको एडवांस मिला है, देखो यहाँ पे 2021 के लिए बनाना था, लेकिन अगले साल के लिए आपको एडवांस मिल गया है इसी साल। कोई बात नहीं, आपको एडवांस मिले चाहे कुछ भी हो, चाहे पिछले साल का मिले, इस साल अगर मिल रहा है कैश तो कैश बेसिस में उसको आप काउंट करोगे, आप इनफ्लो में काउंट करोगे। तो भाई 40,000 तो आप काउंट कर लोगे प्लस में आपका, क्योंकि इनफ्लो है। ठीक है भाई, 40,000 माइनस 25,000 हो गया। और देखते हैं क्या क्या है। टिकट ऑफ एयरलाइन परचेज इन मार्च 2021, तो इसी साल आपने फिर से एयरलाइन टिकट परचेज किए हैं 6,500 रुपये में, लेकिन ट्रैवल करना था अगले साल, मतलब अगले फाइनेंशियल ईयर में 2022 और 2023 में करना था फ्लाई आपको, तो उसके लिए किया है। बट उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कब के लिए खरीद रहे हो, अभी कैश आप दे रहे हो ना 6,500, तो भाई इसको भी माइनस करो आप। तो 40,000 करोगे माइनस 25,000 करोगे माइनस 6,500 कर दोगे, तो भाई आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 8,500। बात समझ में आ गई? अरे भाई माइनस तो कर ही लोगे, 40 में से 25 माइनस करोगे 15,000 आएगा, 15 में से 6,500 माइनस करोगे कितना आएगा भाई? 8,500 ही तो आएगा। ये सब बच्चों वाली मैथ्स तो खुद ही कर लेना। ठीक है भाई, तो ये आपका आंसर हो गया 8,500। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये देखो आंसर लिखा हुआ है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपका। ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट में क्या आएगा आपको पता करना है, सारे ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे इसके लिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये तो सही लग रहा है, यही तो शो करता है कैश फ्लो, और क्या करता है, तो इसमें मैं टिक कर देता हूँ कि ये तो सही लग रहा है मुझे भाई। फिर पूछ रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। भाई आगे भी पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट, क्या पता कुछ और भी इनकरेक्ट मिल जाए हमें। ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज टू प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लोज ऑफ एन एंटरप्राइज ड्यूरिंग द पर्टिकुलर फाइनेंशियल अंडर वेरियस हेड्स, ये भी सही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लासिफाई कैश फ्लोज इनटू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, ये भी सही है। तो उसमें सिर्फ एक ही गलत है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि भाई ये AS3 से होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ना कि AS5 से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 रेगुलेट नहीं करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट को, कौन करता है? AS3 करता है। ठीक है भाई, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर बी। चलो भाई आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट। अब आपको बताना है भाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर 1 सेज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म असेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन द कैश इक्विवेलेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पहला ऑप्शन फिर से पढ़ते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म असेट। तो भाई आपको दिख रहा होगा ये तो क्लियरली गलत है। लॉन्ग टर्म असेट को अगर आप इन्वेस्टमेंट वगैरह को खरीदते हो बेचते हो तो यार वो तो सिंपल सी बात है ना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे होगा? तो ये तो इनकरेक्ट हो गया आपका पहला, मतलब ये आंसर है आपका इनकरेक्ट, पहचानना है ना आपको, इनकरेक्ट ये आंसर है। सेकंड क्या बोल रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर दी प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। नहीं, ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। जो आपका प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है, जो आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। तो ये भी भाई गलत है, इसको रिवर्स कर दिया गया है क्वेश्चन में। ऑपरेटिंग यहाँ होना चाहिए था, इन्वेस्टिंग ऊपर होना चाहिए था, तब सही होता। अभी दोनों गलत हो गए हैं। थर्ड पढ़ते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर दी एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन चेंज इन द साइज एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल एंड बोरोइंग्स ऑफ द एंटरप्राइज। इसमें बोल रहा है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या वो एक्टिविटीज हैं जिससे साइज और कॉम्पोजिशन चेंज होता है, किसका? कैपिटल का, मतलब शेयर कैपिटल जो शेयर होल्डर्स फंड है, हाँ चेंज होता है, क्योंकि आप अगर शेयर इशू करोगे तो बढ़ जाएगा भाई, रिडीम करोगे तो कम हो जाएगा, बोरिंग्स लोगे तो बोरिंग्स बढ़ जाएगी आपकी।
भाई इनके कॉम्पोजिशन तो चेंज हो रहे हैं। जब भी आप फंड रेज करते हो किसी भी मेथड से करो तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। फंड रेज करते हो या रिडीम करते हो तो फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट होता है। तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो इसका आंसर होगा 1 और 2 वाला, मतलब 1 और 2 इनकरेक्ट हैं, तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, सबका सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। अब आपको बताना है भाई करेक्ट स्टेटमेंट। क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट। देखो तो पहला क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी मीन business activities being carried by the enterprise to earn profit। तो भाई तो क्लियरली लग रहा है सही है। ठीक है, लग रहा है कि सही है भाई। आगे देखते हैं। अ सिंगल ट्रांजेक्शन डज नॉट इंक्लूड कैश फ्लो अंडर टू डिफरेंट एक्टिविटीज। ये गलत है भाई, ये गलत है क्लियरली। क्यों? क्योंकि मान लो आपने मशीनरी खरीदी कोई, इसमें क्या बोल रहा है पहले समझो। इसमें बोल रहा है क्या कोई एक ट्रांजेक्शन ऐसा कोई हो सकता है जिस ट्रांजेक्शन के दो अलग एस्पेक्ट हैं, दो अलग कैटेगरीज हैं, हो सकती हैं क्या? मतलब एक कैटेगरी हो सकती है उस ट्रांजैक्शन की इन्वेस्टमेंट में चली जाए और एक चली जाए फाइनेंसिंग में। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कैसे हो सकता है। इसमें बोला नहीं हो सकता, बट मैं बोल रहा हूँ हो सकता है। कैसे? आपने मशीनरी खरीदी ईएमआई के बेसिस में, मान लो आपने मशीनरी खरीदी ईएमआई के बेसिस में, तो जो आप प्रिंसिपल की पेमेंट कर रहे हो वो तो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, बट जो आप ईएमआई पे कर रहे थे ना, तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट का कंपोनेंट भी होगा। इनडायरेक्टली आप लोन ही तो ले रहे हो। ईएमआई का मतलब क्या होता है? आप लोन पे तो खरीद रहे हो मशीन, तो लोन का जो आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो भाई, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। वो आपका इन्वेस्टिंग का पार्ट नहीं है। मशीन खरीदना इन्वेस्टिंग है, तो प्रिंसिपल की जो पेमेंट करोगे वो आएगा इन्वेस्टिंग में, बट जो इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हो वो तो फाइनेंसिंग में आएगा। आप इनडायरेक्टली लोन ही तो ले रहे हो। तो ये गलत स्टेटमेंट लिखी हुई है जिसमें लिखा है कि अ सिंगल ट्रांजेक्शन डज नॉट इंक्लूड कैश फ्लो अंडर टू डिफरेंट एक्टिविटीज। ऐसा नहीं है, ये गलत है। ठीक है भाई, हमको बचाना था करेक्ट। ओके, थर्ड वाला क्या है? तो पहला तो सही था ना, प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज मीन बिजनेस एक्टिविटीज बीइंग कैरिड, सही है बिल्कुल। ठीक है, थर्ड भी देख लेते हैं। एन इनफ्लो और आउटफ्लो बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज नॉट कंसिडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये भी बिल्कुल सही है। अरे भाई, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो एरिया है उससे बाहर कुछ जाएगा या उसके अंदर कुछ आएगा, तभी तो आप कैश फ्लो मानोगे। इसी अंदर में अगर इसी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाले कंपोनेंट के अंदर ही अगर पैसा आ जा रहा है तो उसको कैश फ्लो में थोड़ी आप पुट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके बैंक में आपके सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, और आपके पास कैश अभी 20,000 रुपये हैं। आपने ये 20,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट कर दिए। अरे तब भी तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पहले भी आपका 1,20,000 ही था। जब आपने कैश को डिपॉजिट कर दिया बैंक में, मान लो 20,000 को डिपॉजिट कर दिया बैंक में, तब भी आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,20,000 ही तो होगा। हाँ, ये बात अलग है कि बैंक का अमाउंट आपका 1,20,000 हो गया और कैश आपका 0 हो गया, बट जो ओवरऑल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो तो अभी भी 1,20,000 ही है ना। तो इसको हम कैश फ्लो नहीं बोलते हैं। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एरिया से बाहर कुछ जाए या उससे कुछ आए, उसमें अंदर कुछ आए। जैसे मान लो आपने सेल की, तब बैंक में आपका पैसा आया, तो वो आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट में उतरेगा, बट ये नहीं उतरेगा कि आपने कैश से उठा के बैंक में जमा कर दिया। तो थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है भाई। आंसर देखते हैं क्या है इसका। 1 और 3 है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। भाई समझ में आ गई बात। अब आते हैं भाई लास्ट क्वेश्चन में, लेकिन ये मैं आंसर नहीं बताऊंगा, ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में वीडियो ओवर होने के बाद। ठीक है भाई, क्वेश्चन पढ़ना अपने आप पॉज करने के बाद, और आंसर भी, ऑप्शन भी पढ़ना, फिर आंसर देना मेरे को। ठीक है भाई, कमेंट सेक्शन में जब वीडियो ओवर हो जाएगी तो। चलो भाई, अब बढ़ते हैं आगे। नहीं, क्योंकि अब तो खत्म है, 15 क्वेश्चन थे, हमारे 15 क्वेश्चन हो गए हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में भाई। तब तक के लिए फिर टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बता देना कि क्या आंसर है आपका होमवर्क क्वेश्चन का, और आपको कैसी लगी वीडियो ये भी मुझे बता देना भाई कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय।